हाँ भाई दोस्तों, सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। और सबका जो है आज के इस सेशन में एक बार फिर मैं आपका जो है दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों से कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा हूं जो वाकई में बच्चों के लिए एग्जाम में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं या बच्चों को समझने में जहां कहीं ना कहीं क्या हो सकती है दोस्तों, समस्याएं आ सकती है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं दो टॉपिकों के बीच में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे टाइम में थ्योरी क्लासेस चलाना एक मूर्खतापूर्ण वाली बात होगी। लेकिन मेरे घर के अंदर भी सामाजिक पारिवारिक फंक्शन है, वजह से मैं कुछ ज़्यादा टाइम आपको एमसीक्यू की वजह से दे नहीं पा रहा हूं। तो तब तक के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि पिछली 2-3 भर्तियों में यहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे दोस्तों। दो शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। एक शब्द तो आता है आपके अवधान और एक आती है अभिरुचि। एक क्या क्या शब्द हैं दोस्तों? एक तो आता है अवधान, एक आती है अभिरुचि, एक आती है आपके मनोवृत्ति और एक अभिप्रेरणा और आती है जो अभिप्रेरणा आप पढ़ चुके हो दोस्तों। यहां से एक चीज शुरू होती है दोस्तों कि बार बार अवधान को लेकर, अभिरुचि को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल पूछे गए हैं। अब हमें पता ही नहीं रहता है कि अवधान किसको समझे, अभिरुचि किसे समझे और मनोवृत्ति किसे समझे। बहुत बारीक इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। तो आइए आज ही क्लास में मैं आपके ये सारे कंसेप्ट जो है दोस्तों सेकंड में क्लियर कर देता हूं कि अवधान क्या चीज होती है और ये क्या चीज होती है, आपको जब भी पहचानना हो। देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं अवधान। भाई किसकी बात करता हूं? अवधान। तो ध्यान रखना, सामान्य भाषा में जिसको हम ध्यान कहते हैं, मनोविज्ञान में उसी शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अवधान कह सकते हैं, है ना। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया। अब देखिएगा, अवधान को आपको कैसे समझना है, समझिएगा। मान लीजिए कि एक मानव के शरीर में ज्ञानेंद्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? ज्ञानेंद्रिया। क्योंकि हमारे पास ज्ञान ग्रहण करने का एकमात्र साधन क्या है दोस्तों? ज्ञानेंद्रिया। आपके पास में, आपके दिमाग में जो भी चीजें आएगी वो किससे आएगी? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आएगी। आपके दिमाग में जो ज्ञान आएगा वो किसके माध्यम से आएगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आएगा। बिना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कभी कोई दिमाग में ज्ञान आ ही नहीं सकता, है ना। अब क्या होती है दोस्तों कि हमारी ज्ञानेंद्रियां पूरे दिन में कई प्रकार के उद्दीपकों से टकराती हैं। यानी कि उद्दीपक का मतलब क्या हो गया? वातावरण में उपस्थित वह सभी घटक जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो स्टिमुलस या उद्दीपक कहलाते हैं। हमारे कान किसी उद्दीपक से टकराते हैं, आंखें, कान, जीवा, त्वचा, ये किसी न किसी उद्दीपक से टकराती रहती है, सभी उद्दीपक से टकराती रहती है। लेकिन क्या हम हर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्या? भाई हमारा कान है, मान लीजिए कि आपके सामने ये 10 चीजें पड़ी हुई है, आपकी ज्ञानेंद्रिया इन 10 चीजों से टकराएगी, लेकिन हम हर चीज के प्रति जो है दोस्तों अनुक्रिया नहीं करते। देखिए सपोज मानिएगा, जैसे हम घर से जब निकलते हैं, हमें घर की सीढ़ियां दिखती है, घर के बाहर हमारे चप्पल जूते जो हमें पहनने हैं वो दिखती है, घर के बाहर जो रेलिंग लगी है वो दिखती है, मेन गेट है वो दिखता है, सामने की दीवारें दिखती है। लेकिन क्या हम गेट के प्रति, दीवारों के प्रति, रेलिंग के प्रति, सीढ़ियों के प्रति कोई अनुक्रिया करते हैं क्या? नहीं करते। सीधा जूता स्टैंड के पास जाते हैं, क्योंकि वह उद्दीपक हमें चाहिए होता है। तो हमने केवल जूतों के प्रति अनुक्रिया की, जबकि आसपास में और इतने सारे उद्दीपक थे तो उनके प्रति तो अपन ने अनुक्रिया की नहीं। तो अवधान का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है दोस्तों, जिस उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वह उद्दीपक के प्रति हमारा अवधान कहलाता है। हम हमें प्रत्येक प्रति अनुक्रिया थोड़ी कर रहे हैं, जिस उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया कर रहे हैं मतलब उसमें हमारा अवधान है। यदि हम अनुक्रिया नहीं कर रहे हैं मतलब उसमें हमारा अवधान नहीं है। तो अपन यूं कह सकते हैं दोस्तों कि अवधान एक स्वैच्छिक प्रक्रिया नहीं हो करके अवधान किस प्रकार की क्रिया होगी? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? प्राणी चयन करता है कि किस उद्दीपक के प्रति मुझे अनुक्रिया करनी है और किस उद्दीपक के प्रति मुझे अनुक्रिया नहीं करनी है। सिंपल सी लाइन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अवधान चयनात्मक प्रक्रिया है या ऐच्छिक प्रक्रिया है, स्वैच्छिक प्रक्रिया है, कृत्रिम प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, किसी भी रूप में यदि घुमा करके पूछ लिया जाए तो 100% बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहां पे आपको पहली लाइन क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपकी जो अवधान जो है वो एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आपको अवधान जो है वो एक प्रकार की क्या कहलाएगी दोस्तों? चयनात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। क्लियर? अवधान किसे कहेंगे कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसके प्रति अनुक्रिया करती हैं उस विषय वस्तु के प्रति लगने वाले को हम अवधान कहते हैं। भाई हर विषय वस्तु के प्रति अपन अनुक्रिया नहीं करते, ये अपनी क्या कहलाएगी दोस्तों? एक चयनात्मक क्या कहलाएगी दोस्तों? प्रक्रिया कहलाएगी। ये आपको इसके अंदर क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक अवधान की एक शारीरिक मुद्रा होती है। भाई सिंपल सा प्रश्न है, प्रत्येक अवधान की क्या होती है दोस्तों, एक शारीरिक मुद्रा होती है। समझिएगा, जैसे आप जैसे भी मुझे देख रहे हो, आप मुझे पढ़ रहे हो, तो आप मुझे पढ़ रहे हो तो आपकी एक मुद्रा बनी हुई है कि आप टेबल पर बैठे होंगे, चेयर पर बैठे होंगे, बेड पर बैठे होंगे, आपका ध्यान केवल और केवल आपकी आंखें जो है स्क्रीन के ऊपर होगी, कान आपको केवल उस आवाज को सुन रहे होंगे, बाकी किसी भी तरफ नहीं जा रहा है। तो ये आपने क्या बना रखी है, एक मुद्रा बना रखी है। योगी जब माला फेरते तब उसने एक मुद्रा बना रखी है। हम प्रार्थना करते हैं, अवधान लगाते हैं, तब अपन मुद्रा बनाते हैं। तो आपको पूछ रहे क्या अवधान की कोई मुद्रा होती है? बिल्कुल होती है। हर अवधान का एक मुद्रा होती है और उससे प्रतीत चलता है कि व्यक्ति ध्यान लगाए बैठा है। कोई भगवान के सामने घंटों तक हाथ जोड़ करके बैठा है, अपन अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति किसमें है, अवधान में है, इसने ध्यान लगा रखा है। तो दो चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर ली। पहले क्या होगा, चयनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों, आपके कौन सी क्रिया कहलाएगी दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या कहलाएगी आपके, इसकी एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, शारीरिक मुद्रा होती है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। दो फिर आपको ध्यान रखना है चयनात्मक प्रक्रिया। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, अवधान, आपको ये पूछ लिए क्या अवधान जो है सभी उद्दीपकों को चेतना केंद्र में लेकर के आ जाता है, मतलब अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क में लेकर के आ जाता है? नहीं। तो ये भी याद रखना, अवधान जो है कुछ ही उद्दीपकों को भी, कितने उद्दीपकों को, कुछ ही उद्दीपकों को अपने चेतना केंद्र में लेकर आता है। भी कौन से केंद्र में लेकर के आएगा, चेतना केंद्र में। मतलब हर चीज को चेतना केंद्र में नहीं ला सकता। जैसे मैंने आपको आपके घर के अंदर, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर के अंदर कितनी सारी चीजें पड़ी हुई है, पंखा पड़ा होगा, टेबल पड़े होंगे, बेड पड़े होंगे, रसोई के सामान सारी चीजें होंगी। तो क्या उन सारी चीजों को आपके मस्तिष्क के केंद्र में जो है चेतना लेकर के आ रही है? क्या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में जा रहा है? नहीं, आपको केवल आपके मोबाइल की स्क्रीन का जो ज्ञान है वो दिमाग में जा रहा है। तो मतलब आपको ध्यान रखने की अवधान एक सभी उद्दीपकों को कभी भी अपने चेतना केंद्र में नहीं ला सकता। कुछ ही उद्दीपक होते हैं जिसको क्या करता है दोस्तों, वो अपने क्या लेकर के आता है दोस्तों, अपने अंदर लेकर के आता है। यानी कि सभी चीजों को लेकर के नहीं आ सकता। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस चीज का होता है। इसको अपन एक नंबर से और देते हैं दोस्तों कि अवधान का विस्तार। भाई क्या कहते हैं अपन, अगर आपको पूछ लिया जाए कि अवधान का विस्तार क्या होगा, तो अवधान का विस्तार सीमित होता है या असीमित होता है? तो ध्यान रखना, अवधान का विकास हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीमित होता है। एक लिमिटेशन होता है, लिमिट से बाहर कभी भी आपका अवधान नहीं लग सकता। जैसे देखिएगा, सिंपल तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि आप कभी भी कितने उद्दीपकों को लेकर के आप एक साथ ध्यान लगा सकते हो? भाई कितने उद्दीपक, किताब पढ़ रहे हो आप, बाहर म्यूजिक की आवाज आ रही है, घर के अंदर चिल्ला रहे हैं, बच्चे सामने खेल रहे हैं, घर के अंदर टीवी चल रही है, क्या सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो? क्या इतना अवधान का विस्तार है? नहीं, अवधान का विस्तार नहीं होता। अवधान का विस्तार एक लिमिट तक होता है कि बस यहां तक आप अपने ध्यान को लगा सकते हो। तो अवधान का ध्यान कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना 7 से 9 उद्दीपक तक। डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, हर एग्जाम में एक प्रश्न इस ऐसी चीजों से लिख करके आ रहा है जो आपकी साइकोलॉजी से चीज जुड़ी हुई तो है, लेकिन इसको कोई ध्यान से पढ़ाता नहीं है। तो आज मुझे ऐसा लगा, पुराने पेपरों को देखा, जब मैंने पीटी वाला पेपर देखा, जब सेकंड ग्रेड वाले पेपर देखे, है ना, तो उसमें मुझे ये फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर देखे, तो वहां मुझे ये लगा कि अवधान, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति, अभिरुचि को लेकर के इतने प्रश्न आ रहे हैं और बच्चों के वही प्रश्न गलत हो रहे हैं। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अवधान का विस्तार कितना होगा दोस्तों, अपन 7 से 9 उद्दीपकों के बीच में क्या कर सकते हैं, अपने अवधान को लगा सकते हैं। इससे ज्यादा अपन अवधान नहीं लगा सकते दोस्तों। ये आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ता। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंपल सी चीजें कि अवधान से तत्परता आती है। बिल्कुल ध्यान है, आप किसी विषय के अंदर अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो आप जो है क्या हो जाओगे दोस्तों, क्रियाशीलता। तो अवधान क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो सिंपल सी बात है भी, बिल्कुल बढ़ाएगा। ध्यान से किसी चीज को पढ़ोगे तो तत्परता आएगी, और तत्परता जो है आपकी क्रियाशीलता को क्या करती है दोस्तों, बढ़ाती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि क्रियाशीलता और तत्परता जो है आपके अवधान के माध्यम से आएगी। तो ये बिंदु याद रखिएगा। क्या अवधान चयनात्मक प्रक्रिया है? बिल्कुल, इसकी एक शारीरिक मुद्रा होती है। कुछ ही उद्दीपकों को अपन चेतना केंद्र के अंदर अवधान के माध्यम से ला सकते हैं। ध्यान रखना, अवधान का विस्तार सीमित होता है 7 से 9 उद्दीपकों तक। फिर आपको ध्यान रखना है कि अवधान एक प्रकार की क्रियाशीलता है दोस्तों। यह भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि किस प्रकार का है। तो आपको ध्यान रखना, क्रियाशीलता पाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा अवधान के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक होती है दोस्तों अवधान की अस्थिरता। वो ध्यान रखना भाई, अवधान की अस्थिरता। क्या शब्द होता है दोस्तों, अवधान की
अस्थिरता। एक शब्द तो है आपके सामने ये अवदान की अस्थिरता, एक है आपके सामने अवदान का उच्चलन। क्या शब्द है दोस्तों? अवदान का उच्चलन। ये क्या शब्द है दोस्तों? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि अवदान की अस्थिरता और अवदान का उच्चलन जो है अपन किसे कहेंगे। अवदान की अस्थिरता का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जैसे देखिएगा, ये आपके सामने एक उद्दीपक है, कोई भी उद्दीपक, जैसे आपकी 2 मिनट के लिए आपकी ये किताब है, क्या है दोस्तों? ये बुक है। बुक एक प्रकार की किताब है। अब इस किताब के ऊपर ये उद्दीपक है, इस उद्दीपक के ऊपर कई चीजें बनी हुई है, पाठ्य वस्तु भी है ना, बाहर का कवर भी है, जिल्द भी है, लाइनें भी हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो जब मान लीजिए कि आप किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हो, विषय वस्तु को पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान किताब के कवर की तरफ चला गया। भाई किसके तरफ चला गया? किताब, यानी कि ये उद्दीपक है, ये एक ही उद्दीपक है। इस चीज को आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान इस जगह पे आ जाता है, ये कहलाती है अवदान की अस्थिरता। जब एक ही उद्दीपक के अलग अलग भागों में जब अवदान विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अवदान की अस्थिरता। ध्यान रखिएगा, कौन सी? उद्दीपक के अलग अलग भागों के अंदर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? विभाजन हो जाना चाहिए दोस्तों। इस चीज का आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना। फिर आपको ध्यान रखना, इसको अपन क्या कहेंगे? अस्थिरता। तो उच्चलन का मतलब क्या होता है? उच्चलन का मतलब क्या होगा? जैसे ये एक किताब है, आपके सामने 2-4 किताबें और पड़ी हुई है, इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान इस किताब के ऊपर चला गया, ये उच्चलन है। मतलब जब आपका अवदान एक ही उद्दीपक के अलग अलग भागों पर स्थानांतरित होता है तब तो वो क्या कहलाती है? अवदान की अस्थिरता। और जब आपका अवदान उद्दीपक को ही बदल देता है, ये उद्दीपक का क्या कहलाता है? उच्चलन। यानी कि एक बालक किताब पढ़ते पढ़ते अपना ध्यान दूसरी किताब की ओर लेकर के चला गया, ये अवदान का उच्चलन है। एक बालक किताब पढ़ते पढ़ते किताब के कवर को देखने लग गया, ये अवदान की अस्थिरता है। जब एक ही उद्दीपक के अलग अलग भागों के ऊपर अपना ध्यान जाता है, ये क्या कहलाएगी? अवदान की अस्थिरता। और जब अपन उद्दीपक को ही बदल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका उद्दीपक का उच्चलन कहलाएगा। ये आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है अवदान के बारे में, क्या अवदान विभाजित होता है या नहीं होता है? तो ध्यान रखना, अवदान का विभाजन होता है। अवदान का क्या होता है दोस्तों? विभाजन होता है। क्या 2 जगहों पर, मैंने कहा ना 7 से 9 उद्दीपकों के प्रति आप एक बार में ध्यान लगा सकते हो, तो अवदान विभाजित होता है। जैसे देखिएगा, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि उसके पास में स्लो वॉल्यूम में हल्के से गीत चलते रहते हैं, तो वो काम को करते रहते हैं। जैसे एक टेलर है, वो कपड़े सिल रहा है तो उसका ध्यान तो उसमें, लेकिन उसने गाने चला रखे तो उसका थोड़ा अवदान गाने में है, थोड़ा अवदान किसमें है? अपने काम है। तो ये क्या है? अवदान का विभाजन। तो क्या एक ही काम करते समय हम अवदान का विभाजन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अवदान का विभाजन कर सकते हो। आप कपड़े सिल रहे हो, कपड़े सिलते सिलते गाने सुन सकते हो, कपड़े सिलते गाने सुन, कपड़े भी सिल रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, साथ साथ में क्या कर सकते हो दोस्तों? बात कर सकते हो। ये भी चीज हो सकती है। तो 3 काम एक साथ हो रहे थे, ये अवदान का क्या हो रहा है दोस्तों? विभाजन हो रहा है। मैंने कहा 7 या 9 उद्दीपकों तक क्या किया जा सकता है? अपने अवदान को विस्तारित किया जा सकता है। तो आपको ये कभी पूछ ले कि अवदान का जो विस्तार है वो असीमित होता है, तब तो गलत हो जाएगा, सीमित होता है। लेकिन अवदान विभाजित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी। अवदान हमेशा क्या होता है दोस्तों? विभाजित होता है। तो क्लियर, अवदान के बारे में क्या क्या चीजें याद रखोगे? चयनात्मक प्रक्रियाएं, इसकी एक शारीरिक मुद्रा होती है, कुछ ही उद्दीपकों को अपने चेतना केंद्र के अंदर ला सकता है। अवदान का विस्तार हमेशा सीमित होता है 7 से 9 उद्दीपकों तक, है ना। अवदान से क्रियाशीलता और तत्परता पाई जाती है। अवदान की अस्थिरता का मतलब क्या होता है? एक ही उद्दीपक के अलग अलग भागों पर जब अपना ध्यान जाता है तो यह अवदान की अस्थिरता कहलाती है। जब अवदान के अंतर्गत हम उद्दीपक को ही बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवदान का उच्चलन कहलाता है दोस्तों। अवदान विभाजित होता है, बिल्कुल अवदान क्या होता है दोस्तों? विभाजित होता है। आपको याद रखना है, अवदान एक प्रेरणादायक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, प्रेरणादायक प्रक्रिया है, यानी कि यदि आपके अंदर अभी प्रेरणा है तभी आप अवधान लगाओगे। भाई समझ। तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया? कि प्रेरणादायक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? कि आप उसी विषय वस्तु में ध्यान लगाओगे जिसमें आप मोटिवेट हो। पहले से अभी आप किताबों में ध्यान क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप अभिप्रेरित हो, आपको नौकरी चाहिए। तो ये एक प्रकार की प्रेरणादायक प्रक्रिया है। अवधान लगाने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है, बिना प्रेरणा के अवधान नहीं लगाया जा सकता। तो अवधान किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों आप इस चीज को, एक चीज को और ऐड कर दोगे। वो क्या कर दोगे दोस्तों? आप क्या कर दोगे? अब इस चीज को ऐड कर दोगे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। अब आपको पूछ लिया जाए कि अवधान के प्रकार कितने होते हैं। भाई क्या पूछ लिया जाए दोस्तों? अवधान के प्रकार कितने होते हैं?
अवधान के प्रकार यदि आपको पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा अवधान के प्रकार होते हैं आपके तीन। भाई कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? अवधान के तीन प्रकार होते हैं। अब पूछ ले भाई तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों अवधान के? तो तीन प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो याद रखना है आपको ऐच्छिक अवधान। भाई कौन सा होगा? ऐच्छिक अवधान। एक पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? आपके अनैच्छिक अवधान। और एक जो होता है वो होता है आपके अभ्यासिक अवधान। भी कौन सा होगा? अभ्यासिक अवधान। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं। या आप समझो भी सही कि अब खुशकिस्मत भी हो सकता है कि मैं इस रीड में ये पढ़ाता भी नहीं है ना। पता नहीं क्यों आज मन हो गया कि मुझे ये चीज पढ़ानी चाहिए और मैं लेकर के आ गया हूं। और मैं कह रहा हूं कि भगवान ने चाहा तो 100% एक प्रश्न आपको एग्जाम में इस टाइप का टकरा जाएगा। तो ध्यान रखें उत्तर भाई बुद्धि के प्रश्न आए, अधिगम के प्रश्न आए, व्यक्तित्व के प्रश्न आए, अभिप्रेरणा के प्रश्न आए, उसमें आपके अवधान, अभिरुचि, मनोवृत्ति का तो इंक्लूड होना जरूरी है। इन टॉपिकों को अपन ने नहीं समझा तो फिर क्या समझा? तो तीन प्रकार के हो गए। एक कौन सा हो गया आपके ऐच्छिक, एक कौन सा हो गया अनैच्छिक, एक हो गया अभ्यासिक। टाइम कम लिए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं बाकी मैं और धीरे धीरे समझाता। ऐच्छिक का मतलब क्या हो गया? जहां अपनी अभिरुचि है वहां पे अपना अवधान लगाना। भाई आपकी जहां मर्जी इच्छा है वहां आप अवधान लगाओगे, जहां आपकी इच्छा नहीं है वहां आप नहीं लगाओ। तो ये नॉर्मल सी बात होगी दोस्तों, है ना। जैसे आप किसी टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हो, यह आपका कौन सा अवधान है? ऐच्छिक अवधान है। लेकिन अनैच्छिक अवधान का मतलब क्या होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं अनैच्छिक अवधान। जैसे आप बालकनी में बैठ करके पढ़ रहे हो, बालकनी में बैठ करके पढ़ रहे हो, आराम से चेयर लगा रखी है, दोनों पांव जो है दीवार या सामने जो भी रेलिंग लगी है उसके ऊपर लिख रहे हो। पढ़ते पढ़ते आपकी नजर रोड पे किसी भी जाते हुए या जाती हुई के ऊपर पड़ती है और देखते ही आपका ध्यान किताब से हट जाता है और उनको देखने लग जाते हो। आप चाह ही नहीं रहे थे कि आपका ध्यान वहां जाए फिर भी चला गया। ये अनैच्छिक अवधान। ये कौन सा अवधान? अनैच्छिक। जैसे देखिएगा आप घर के अंदर पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई चीज गिरती है या जोर से शोर होता है, आपका पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है पढ़ाई से। यह कौन सा अवधान हो गया? अनैच्छिक अवधान है। यानी किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हुए अचानक से कोई ऐसा उद्दीपक आ जाता है जो अपने ध्यान को अपनी तरफ ले लेता है, वो कौन सा कहलाता है? अनैच्छिक। ध्यान रखिएगा अनैच्छिक अवधान का समय बहुत सीमित होता है, बहुत कम टाइम में वो वापिस कहां पे आ जाता है? आपके अनैच्छिक पर आ जाता है। एक आता है आपके अभ्यासिक अवधान। अभ्यासिक अवधान का मतलब होता है कि जिस चीज के प्रति या जिस उद्दीपक के प्रति हम आवश्यकता से अधिक अनुक्रिया करते हैं उसके प्रति हमारा ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाता है। जैसे देखिएगा सिंपल सा तरीका है कि आप मान लीजिए कि जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं किसी भी बुक स्टोर पर जाऊंगा, मेरा ध्यान अपने आप साइकोलॉजी की किताब के ऊपर चला गया। यह क्या है? ये आपका अभ्यासिक अवधान है, क्योंकि जिस चीज के प्रति आप ज्यादा क्रिया करते हो उस चीज को आप जल्दी ढूंढ लेंगे। बाहर एक मेरे सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जी, उनका आपने एक डायलॉग सुना होगा, बार बार वो इस चीज को बोलते हैं कि गांव में जब बारात उतरती है तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे शराब की दुकान या वाइन शॉप कहाँ है, लेकिन 1 घंटे के बाद जितने भी शराब पीने वाले होते हैं वो वाइन शॉप के ऊपर पहुंचे हुए मिलते हैं आपको। ये कैसे पता चला? ये कौन सा अवधान है? ये अभ्यासिक अवधान है कि जिस चीज के प्रति अपन अनुक्रिया ज्यादा करते हैं उस चीज को अपन ढूंढ लेंगे, अपने आप अपना ध्यान उस जगह के ऊपर लग जाएगा। ये अभ्यासिक अवधान होता है। कौन सा अवधान होता है? जिस टीचर को पढ़ाने, जैसे हम रोज 8 से 10 घंटे पढ़ा रहे हैं तो हमारा विषय से कभी ध्यान हटता ही नहीं है कि इसके बाद ये लाइन बोलनी मतलब यही बोलनी है, तो हम इसे कंसंट्रेट थोड़ी बोलते कि हाँ अब मैंने अनैच्छिक अवधान बोल दिया, अब मुझे अभ्यासिक अवधान बोलना है, मैं इसके लिए सोचता नहीं हूं। ये चीज अपने आप आ जाती है क्योंकि ये अभ्यासिक अवधान है। बार बार यदि आप किसी के प्रति क्रिया करोगे अवधान, जैसे गाड़ी चलाने का सिंपल सा चीज है, आप गाड़ी चलाते हो तो पहले ध्यान से चलाते हो, चलाने के बाद में क्या होता है गाड़ी को इतनी बार चला लेते हो कि आप गाड़ी चलाते चलाते 5 काम और कर देते हो। तो लेकिन तो इसका मतलब आप गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान नहीं है क्या है? अपने आप ब्रेक लगेगा, अपने आप रेस लगेगी, अपने आप क्लच दबेगा। मतलब यहां पे कौन सा काम कर रहा है दोस्तों? यहां पे आपके काम कर रहा है अभ्यासिक अवधान। तो आपको यदि पूछ लिया जाए कि अवधान कितने प्रकार के होते हैं तो मेरे दोस्तों आप क्या बताओगे? अवधान जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों? 3 प्रकार के आपके यहां पे क्या मान लिए जाएंगे मेरे दोस्तों? अवधान मान लिए जाएंगे। ये आपको अवधान के बारे में याद रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एक चीज और पढ़ा देता हूं मैं आपको छोटी सी, वो है अवधान के निर्धारक। भाई क्या होते हैं दोस्तों? अवधान के निर्धारक। अवधान को कौन कौन जन्म देता है, अवधान के निर्धारक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा है, छोटी सी चीज है दोस्तों। अवधान के निर्धारक, देखिए ध्यान रखिएगा, अवधान के निर्धारक 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं बाह्य और एक होते हैं दोस्तों आंतरिक। भाई कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बाह्य और एक कौन से होते हैं दोस्तों? आंतरिक। यानी कि एक तो अवधान आप आंतरिक चीजों से लगता है और एक विषय वस्तु को बाहर से देख करके लगता है। तो एक निर्धारक होते हैं बाह्य निर्धारक और एक कौन सा होता है दोस्तों? आंतरिक निर्धारक। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कि अवधान के बाह्य निर्धारक कौन कौन से होते हैं।
अवधान के बाह्य निर्धारक कौन कौन से माने जाएंगे उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आती है दोस्तों उद्दीपक की तीव्रता। बाह्य निर्धारक में क्या आएगी दोस्तों, देखिए ये बहुत ध्यान रखिएगा, उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता में क्या होगा कि कौन सा उद्दीपक की गति कितनी, उद्दीपक तीव्र कितना है उसकी ओर आपका ध्यान क्या होगा, ज्यादा आकर्षित होगा। जैसे देखिएगा कि आपको यदि ऐसा लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप अपने घर के अंदर कोई रेडियो या कोई गाने या मोबाइल के अंदर आपने गाने चला रखे और आपको ऐसा लगता है कि आपके पड़ोसी ने जो है दोस्तों गाने जो है वो बहुत तेज गति से चला दिए, तो आपका ध्यान सीधा सीधा किसकी ओर चला जाता है, अपने पड़ोसी की ओर चला जाता है। तो यहां पे आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों कि अवधान, तो ठीक है ना। तो यहां पे आप जैसे मोबाइल की आवाज से सुन रहे हो, पास से जैसे तेज आवाज आपकी बढ़ी, क्योंकि उस पास वाले रेडियो की आवाज आपके मोबाइल की आवाज से क्या तीव्र है, तो आपका ध्यान वहां चला गया। तो ये क्या कहलाएगी, आपके उद्दीपक की क्या कहलाएगा दोस्तों, बाह्य निर्धारक कहलाएगी। उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है कि आपका अवधान लगेगा या नहीं। जिस उद्दीपक की तीव्रता अधिक होगी वहां पर आपका अवधान भी क्या लगेगा दोस्तों, ज्यादा लगेगा। दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों, एक होता है उद्दीपक परिवर्तन। यदि आप किसी एक चीज में आप ध्यान लगा करके बैठे हो तो तुरंत जैसे ही उद्दीपक परिवर्तन होगा आपका ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिएगा, आप कोई मूवी देख रहे हो टीवी के अंदर, आपने टीवी के अंदर कोई पिक्चर लगा रखी, पिक्चर को आप ध्यान से देख रहे हो, पास में कौन बैठा है कोई पता नहीं चल रहा है, आप उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कौन बोल रहा है, आपका पूरा का पूरा ध्यान उसके अंदर टीवी के अंदर है। लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है, तो जैसे ही लाइट चली जाती है तो आपका ध्यान आसपास में बैठे हुए लोगों के यहां चला जाता है। तो उद्दीपन परिवर्तन के बाद जो अवधान लगता है वो भी कौन सा निर्धारक कहलाएगा, बाह्य निर्धारक कहलाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उद्दीपक परिवर्तन कहते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों उद्दीपक की गति। दो प्रकार के उद्दीपक होते हैं, है ना। उद्दीपक की गति, कि जो उद्दीपक गतिशील होगा उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, जो अस्थिर होगा उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा नहीं जाता है। जैसे देखिएगा, घर के अंदर एसी लगी हुई है, घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, लेकिन आप जब भी सोते हो तो आप एसी को ज्यादा देर तक घूर के नहीं देख सकते, लेकिन पंखों को लंबे टाइम तक अपन देखते रहते। क्यों? क्योंकि पंखा क्या है, गतिशील है, अपना ध्यान क्या करता है, ज्यादा आकर्षित करता है। एक खड़ी हुई गाड़ी और एक चलती हुई गाड़ी, हमारा ध्यान चलती हुई गाड़ी की ओर ज्यादा जाता है, खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर क्या रहता है, कम रहता है। तो जो उद्दीपक गतिशील होगा उसकी तरफ हमारा ध्यान क्या होगा दोस्तों, आकर्षित क्या होगा, ज्यादा होगा। यही आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। फिर आती है दोस्तों आपके एक उद्दीपक की पुनरावृत्ति भी। क्या आती है दोस्तों, उद्दीपक की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया, जो उद्दीपक बार बार प्रस्तुत होगा उसके प्रति हमारा ध्यान क्या होगा दोस्तों, अधिक आकर्षित होगा। उसके बाद में आता है दोस्तों उद्दीपक का आकार, कि आपका ध्यान जो उद्दीपक आकर्षित कर रहा है वो दो आकार के, जिस उद्दीपक का आकार बड़ा होगा वो ध्यान आपका क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। यानी कि एक खरगोश चल रहा है और उसके पास में से मान लीजिए कि एक हाथी निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है खरगोश की तुलना में आपका ध्यान किसके ऊपर ज्यादा जाएगा, हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी का आकार क्या है, बड़ा है। तो उद्दीपक का आकार जितना बड़ा होगा हमारा अवधान बड़े आकार वाले उद्दीपक की तरफ पहले जाता है, छोटे आकार वाले उद्दीपक की तरफ बाद में जाता है। शर्ट आप लेने के लिए जाते हो तो पूरे शर्ट की डिजाइन जो होती है वो पूरा आपके सामने आता है, शर्ट के ऊपर लगे हुए बटन के ऊपर आपका ध्यान बाद में जाता है। यह कारण क्या है कि बड़े उद्दीपक के प्रति आकार। एक आती है दोस्तों उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक किस रूप में है उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, स्थिति भी होना जरूरी है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी हुई आती है, बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी है, उसको अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े एड को अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन अखबार के बीच में कुछ छोटे छोटे एड और भी आते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान जाता ही नहीं। कारण क्या है, उद्दीपक की स्थिति। जो पहले पेज पर है वो पहले नजर आएगा, जो बाद वाले पेज पर है वो बाद में नजर आएगा। सिंपल सी बात है कि उद्दीपक की स्थिति भी निर्भर करती है कि आपका अवधान लगेगा या नहीं लगेगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक आता है दोस्तों उद्दीपक विलगन। उद्दीपक का क्या आता है दोस्तों, विलगन। विलगन क्या होता है, जो सभी उद्दीपकों में से अलग दिखता हो उसके ऊपर अपना ध्यान ज्यादा जाता है। जो सभी उद्दीपकों में से, जैसे एक शादी के अंदर पूरी की पूरी बारात जाती है तो पूरी बारात को लोग थोड़ी देखते, दूल्हे के ऊपर ध्यान जाता है। कारण क्या है कि उस भीड़ में से दूल्हा पूरा क्या दिख रहा है, अलग, इसलिए उसको शेरवानी पहनाई जाती है। भाई कारण क्या है कि उद्दीपक विलग्नता के कारण। यदि आपको पूछ लिया जाए कभी साइंटिफिक रीजन के जरिए कि बताओ कि शादी के समय में दूल्हे को शेरवानी क्यों पहनी जाती है, तो आप है ना मनोवैज्ञानिक आंसर दे सकते हैं कि उद्दीपक विलग्नता के कारण, यानी कि जो भीड़ से अलग दिखता है उसके ऊपर ध्यान सबका क्या होता है, आकर्षित होता है। हम यही तो चाहते हैं कि लोग दूल्हे को देखें बाकी सबको ना देखें, इसलिए उसको शेरवानी पहना करके कहां बिठा दिया आपने, घोड़े पर बिठा दिया, सबका ध्यान उसके ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं उद्दीपक विलग्नता। भाई क्या कहते हैं दोस्तों, विलग्नता। अवधान के लिए यह भी कौन सा कारक माना जाएगा, आपके उद्दीपक विलग्न माना जाएगा। एक आता है दोस्तों आपके उद्दीपक विरोध। क्या आता है दोस्तों,
उद्दीपक विरोध। उद्दीपक विरोध का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ कर लिया जाए जो इसके ऑपोजिट हो। जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट कलर है, व्हाइट का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? ब्लैक। तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर जैसे मैं ये डॉट लिखूंगा ना, तो ये पूरे व्हाइट पर ये डॉट पूरा का पूरा आपको अलग चमका हुआ दिखेगा। ये क्या कहलाता है? उद्दीपक विरोध। यानी कि विरोधक उद्दीपक जो होता है वो जल्दी ध्यान आकर्षित करता है, खास करके समानांतरी, है ना। जैसे एक व्हाइट कलर के ऊपर ब्लू डॉट भी लग रहा है और ब्लैक डॉट भी लग रहा है। ब्लू के ऊपर ध्यान बाद में जाएगा, ब्लैक के ऊपर पहले जाएगा। कारण क्या है कि ब्लैक जो है वो ब्लू व्हाइट का क्या है दोस्तों? ऑपोजिट है। तो ये क्या कहलाता है? आपका उद्दीपक विरोधक। ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? आपके इसके अंतर्गत आएगा। एक अंतिम और आता है दोस्तों, उद्दीपक की अवधि। उद्दीपक की अवधि जो होती है वो भी किसके अंदर आती है? बाह्य निर्धारक, कि कौन सा उद्दीपक कितने समय तक आपकी आंखों के सामने ठहरा है ना। जो उद्दीपक आपकी आंखों के सामने ज्यादा देर तक रहेगा उसके ऊपर आपका ध्यान क्या रहेगा? अधिक अवधान जो रहेगा वो अधिक रहेगा। और जो जल्दी जल्दी निकल जाएगा वो उसके ऊपर क्या रहेगा? जैसे 150 की स्पीड में निकली हुई मोटरसाइकिल या 150 की स्पीड में जो कार निकलती है उसके ऊपर ध्यान 1 सेकंड का होता है। लेकिन जो 20, 30, 40 की स्पीड से जा रही है उसके ऊपर अपना ध्यान क्या लगेगा? लंबे समय तक लगेगा। तो ये अवधि भी जो है दोस्तों बाह्य निर्धारक में आएगी। तो आपको पूछ लिया जाए कि अवधान के बाह्य निर्धारक कौन से होते हैं? तो उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक परिवर्तन, उद्दीपक की गति, उद्दीपक की पुनरावृत्ति, उद्दीपक का आकार, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक का विलग्न, उद्दीपक विरोध और उद्दीपक की अवधि। ये सब जो गिने जाएंगे दोस्तों वो किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? आपके बाह्य निर्धारक में। क्लियर? अब आपको पूछ ले कि इसके आंतरिक निर्धारक कौन कौन से होते हैं भाई? किसके? इसके अवधान के आंतरिक निर्धारक। आंतरिक निर्धारक में दोस्तों सबसे पहले आप अपन चीज एक को लिख सकते हैं दोस्तों, वो है आवश्यकता। आपका क्या है दोस्तों? आवश्यकता या नीड। इसके ऊपर अपना अवधान सबसे पहले जाता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो गरीब बच्चा होगा वो कपड़े के मार्केट में भी उसका ध्यान जो होगा, भिक्षुक या भीख मांगने वाला कोई बच्चा है तो उसका कपड़े के मार्केट में भी उसका ध्यान नाश्ते की दुकान के ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोग जब कपड़े के मार्केट में जाओगे तो आपका ध्यान केवल कपड़े की दुकान के ऊपर जाएगा, दूसरी दुकान के ऊपर नहीं जा सकता। कारण क्या है कि जिसको जिस चीज की रिक्वायर है उस चीज के ऊपर अपना अवधान क्या लगता है दोस्तों? ज्यादा लगता है। जिसको जिस चीज की रिक्वायर नहीं है उसका उस चीज में क्या नहीं लगता है दोस्तों? अवधान जो है वो कम लगता है। सिंपल सी बात है। तो ये नीड के ऊपर निर्भर करती है कि आपको यहां जरूरत है या आपको यहां पे जरूरत नहीं। तो आवश्यकता, तो एक चीज तो होगी आवश्यकता। दूसरी हो गई आपकी हैबिट, या इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? आपकी आदत। जो चीज आपकी आदत में होगी उसके ऊपर आपका अवधान ज्यादा लगेगा। जो चीज आपकी आदत में नहीं होगी उसके ऊपर आपके अवधान लगने में हल्का सा क्या लग जाएगा दोस्तों? समय लग जाएगा। एक आती है आपकी अभिरुचि, जिसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के। इंटरेस्ट भी जरूरी है। जिस विषय में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपका अवधान अधिक लगता है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो अवधान कम लगेगा, समझ में आ रही है तो अवधान क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अभिरुचि के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका अवधान लगेगा या नहीं लगेगा। तो यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। एक क्या हो जाएगी? आपकी अभिरुचि। एक हो जाती है दोस्तों आपकी मनोवृत्ति, कि किसी भी चीज को लेकर के आपकी थिंकिंग कैसी है, मनोवृत्ति, सोच कैसी है आपकी, ये ना, आपका दृष्टिकोण कैसा है, कैसे सोचते हो आप। देखिए मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में पहले से एक चीज कठिन है, आपकी मनोवृत्ति गणित कठिन है, वो आपको क्या लगेगी? कठिन लगेगी। क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क में ये मनोवृत्ति का निर्माण कर रखा है कि गणित विषय एक कठिन विषय है जो केवल उच्च बुद्धि स्तर वाले बालक ही पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं गणित भी एक विषय है, हिंदी की तरह है, पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी मनोवृत्ति एक गणित भी एक सरल है, पढ़ लेंगे तो आप गणित को जल्दी सीखोगे। तो जो आपकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपका अवधान कितना प्रभावी रहेगा, कितना तेज लगेगा और कितना तेज नहीं लगेगा। यह भी किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंदर। एक आती है दोस्तों जिज्ञासा। आपके अंदर सीखने की इच्छा कितनी है, जितनी जिज्ञासा होगी उतनी आपका अवधान। जैसे आप मनोवृत्ति को पढ़ रहे हो, आप बुद्धि पढ़ते हो, अब आपको बुद्धि के बारे में सब कुछ जानना है, आपकी जिज्ञासा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज के अंदर आपका ध्यान भी ज्यादा लगेगा, आप उस चीज के अंदर सीखोगे भी क्या दोस्तों? ज्यादा सीखोगे। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? उसी के अंतर्गत आएगा। एक है दोस्तों अर्थ, ये बहुत जरूरी है। जिस चीज का आप अर्थ जानते हो वहां पे आपका अवधान अधिक लगता है, जिसका आप अर्थ नहीं जानते हो वहां पे आपका अवधान कम लगता है। यही कारण है कि अपन को हिस्ट्री, ज्योग्राफी जल्दी समझ में आ जाती है, मनोविज्ञान समझने में हमें क्या लगता है? टाइम लगता है, क्योंकि इसके शब्दों के अर्थ हमें नहीं पता है ना। अब जो मैं नया बैच जो शुरू करूंगा, रीट प्री वाला, रीड प्री प्लस मेंस, यूट्यूब पर फ्री बैच है पूरा, है ना, थ्योरिकल। उसके ऊपर मैं सबसे पहले क्लासें ये लगाऊंगा, साइकोलॉजी के शब्दों को समझो, है ना। पहले 3 से 4 क्लास में शब्दों को समझाया जाएगा, उसके बाद साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चों को थोड़ा सा क्या हो दोस्तों? आसान हो सके। तो अर्थ जो होता है, जिसका पता होता है, उसके अंदर भी आपका अवधान क्या लगेगा दोस्तों? ज्यादा लगेगा। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रशिक्षण या आंतरिक है। जिस चीज की आपने ट्रेनिंग ले रखी है उसमें आपका अवधान अधिक होता है।
जिस चीज की आपने क्या ले रखी है दोस्तों, ट्रेनिंग ले रखी है, उसमें आपका अवदान। जैसे एक हम क्रिकेट खेलते हैं और एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, हम इतना बॉल के प्रति अवदान नहीं लगा सकते जितना एक क्रिकेटर लगाता है, क्योंकि क्रिकेटर ने उस चीज को प्रशिक्षण से सीखा है, अभ्यास से सीखा है, प्रैक्टिस से सीखा है। तो जहां पे प्रशिक्षण से जो चीज सीखी गई होगी उसमें भी आपका अवदान क्या लगेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा लगेगा। ये कारक कौन सा कहलाएंगे दोस्तों, आपके आंतरिक कारक कहलाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अवदान के दो निर्धारक बताए मैंने, बाह्य निर्धारक कौन कौन से, आंतरिक। अब यहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे उदाहरण के माध्यम से, तो समझ लेना यदि उदाहरण में ये चीजें आ रही है तो आंतरिक निर्धारक होगा, उदाहरण में यदि ये चीजें आ रही है तो वो कौन सा निर्धारक होगा, आपका बाह्य निर्धारक होगा। सिंपल सी चीजें, बहुत फास्टली मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अवदान को पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए, तब मैं अवदान को सही तरीके से जो है आपके बीच में प्रेजेंट कर पाता हूं, लेकिन फिर भी समझिएगा। अब आपको अवदान का शैक्षिक महत्व पूछ ले तो क्या है, अगर बालकों के अंदर अवदान की क्षमता को विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे कि अभिरुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, अभिक्षमताएं बराबर आ जाती। भाई अभिरुचि पढ़ाओगे तो अवदान अपने आप लगेगा, है ना। बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके पढ़ाओ, बालकों के अंदर पहले आदत विकास करो, फिर अधिगम करवाओ दोस्तों, है ना। बालकों के अंदर अभिरुचि को आप क्रिएट करो, बालकों की मनोवृत्ति के अंदर बदलाव करो, तो अवदान अपने आप लगेगा। अवदान से क्या होता है, कम समय में अधिक सिखाया जा सकता है, बच्चे के संप्रति क्लियर होते हैं, बच्चों को पूर्ण अधिगम प्राप्त होता है, बच्चे के अंदर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो स्पष्ट होता है। ये अवदान की क्या कहलाएंगे, शैक्षिक महत्व कहलाएंगे। क्लियर। तो ये आपको अवदान के बारे में 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। ये अवदान अब आप नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि मेरे पास में इतने टाइम नहीं कि मैं आपको अवदान को फिर से रिवीजन कराऊं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या नहीं पढ़ाया है। तो ये तो होती है दोस्तों अपने अवधान की बात। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम अभिरुचि के बारे में। चलिएगा, अभिरुचि क्या चीज होती है इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट क्या चीज होता है, अभिरुचि क्या सामान्य भाषा में जिसे हम रुचि कहते हैं उसी को अपन इंटरेस्ट कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सही बात है, मैं तो कह देता हूं कि आप कह दो, जिसको आप रुचि कहते हो मनोविज्ञान में उसको अभिरुचि कह दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोविज्ञान में प्राचीन काल से लंबे समय से अभिरुचि का प्रयोग बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। कई लोग जिज्ञासा के साथ में अभिरुचि को जोड़ देते हैं, कोई शब्द का अर्थ समझ रहा है तो उसको अभिरुचि में जोड़ देते हैं, कोई अवदान को अभिरुचि के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये इंटरेस्ट का अर्थ नहीं है। तो इंटरेस्ट किसे कहेंगे, अभिरुचि आप किसे कहेंगे कि जिस कार्य में आपका मन ज्यादा लगता है, उसके मन ज्यादा लग रहा है तो उसको अवदान कहेंगे, तो आप उसको अभिरुचि कैसे कह सकते हो? तो इस अभिरुचि को समझाया था एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था सैक्स। इस मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है, इस मनोवैज्ञानिक ने सबसे सटीक परिभाषा जो है दोस्तों इसके माध्यम से कहा है दोस्तों कि किसी अन्य कार्य की तुलना में जब कोई एक कार्य हमें अधिक पसंद आता है, यह अभिरुचि है। यानी कि कार्य का अधिक पसंद आना ही आपका अधिक, कि जिस कार्य जो कार्य आपको अधिक पसंद आ रहा है, इसका मतलब उस कार्य में आपकी क्या है, रुचि। तो अभिरुचि का मतलब क्या है, अन्य कार्यों की तुलना में एक कार्य का अधिक पसंद आना। कि जैसे मैं हम रोजगार के लिए सारे काम कर सकते हैं लेकिन मुझे टीचर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यह आपकी अभिरुचि हो गई कि आपको पढ़ाना क्या लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अभिरुचि का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बहुत सारे कामों में से किसी एक काम को करने में अपनी इच्छा जाहिर करते हो, या कोई एक काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। तो अभिरुचि और अवदान भी एक का बहुत बड़ा फाउंडेशन है, बहुत बड़ा संबंध है। कैसे कि जिस विषय वस्तु में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आपका कंसंट्रेट भी अधिक होगा। आप यदि किसी चीज में कंसंट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है ना। तो यह बात नॉर्मल सी होगी कि अवदान और अभिरुचि में एक गहरा संबंध होता है। कोई बालक यदि किसी चीज में अवदान लगा रहा है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि बालक की उस विषय वस्तु में अभिरुचि है, उसको वो पसंद कर रहा है, तभी वो उसके प्रति क्या लगा रहा है दोस्तों, अवदान लगा रहा है। सिर्फ किसी विषय वस्तु को आप क्यों देखते हो भाई, किसी चीज को यदि आप लंबे समय तक देख रहे हो, अवदान लगा रहे हो, तो अवदान लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी अभिरुचि है। जिसे देखो सिंपल सी तरीका है कि आप किसी शादी समारोह के अंतर्गत जाते हो, है ना, नौकरी वोकरी लगने के बाद जाओगे तो वहां पे जाओगे तो सामान्य तौर पर जैसे लड़के हैं तो वहां पे सैकड़ों लड़कियां आई हुई है। भाई आप सभी लड़कियों को नहीं देख रहे हो, लेकिन किसी एक लड़की को लंबे समय तक आप क्या कर रहे हो दोस्तों, देखे जा रहे हो। तो ये एक लड़की के ऊपर जो आपका अवदान लग रहा है, आप जो कंसंट्रेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी क्या है दोस्तों, अभिरुचि है। तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेट का हमेशा इंटरेस्ट के साथ में एक बाउंड होता है। कंसंट्रेट और जो है आपका इंटरेस्ट दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बंधे हुए होते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्योंकि अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति, या आप उसको कह सकते हो कि मनोवृत्ति,
अवदान, अभिप्रेरणा, इनमें बहुत निकटतम संबंध है। ये सारी चीजें एक एक साथ चलती है, बहुत माइक्रो डिफरेंस है इनके अंदर। तो एग्जाम के अंदर ये चीजें हमें हमेशा कहीं ना कहीं दोस्तों क्या कर सकती है, दुखी कर सकती है। चलिएगा थोड़ा सा मैं आगे और ले जाना चाहूंगा दोस्तों कि आपको अभिरुचि के प्रकार पूछे नहीं, लेकिन आपको उदाहरण देकर के पूछ जाएगी ये किस प्रकार की अभिरुचि है, यह किस प्रकार की अभिरुचि है। तो यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, तीन प्रकार की आपको अभिरुचि क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। एक होती है आपकी व्यक्त अभिरुचि। भाई क्या नाम है दोस्तों, व्यक्त अभिरुचि। व्यक्त अभिरुचि का मतलब क्या होता है, जिसमें बालक खुद अभिव्यक्त करता है। जैसे आपके सामने दो है, तुझे हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, जो अंग्रेजी पढ़नी है या विज्ञान पढ़नी है। बोला नहीं मुझे विज्ञान नहीं पढ़नी, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। ये क्या है, उसने व्यक्त किया है कि विज्ञान में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है, अंग्रेजी के अंदर। ये व्यक्त अभिरुचि। एक होता है दोस्तों प्रकट अभिरुचि। प्रकट अभिरुचि के अंदर बालक स्वयं व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उनके व्यवहार को देखकर पता चलता है कि बालक का इसके अंदर व्यवहार, इसके अंदर इसकी क्या है, रुचि है। जैसे देखिएगा, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा खाली बैठा हुआ है, आपने जाकर के देखा कि खाली पीरियड में बच्चा जो है आपके गेम का या जो भी आपके खेल का जो कमरा बना हो उसमें जाकर के कैरम खेल रहा है, अकेला कैरम खेल रहा है खाली पीरियड में। तो यह माना जा सकता है कि यह प्रकट कर रहा है कि इस कैरम के अंदर उस बालक की क्या है दोस्तों, अभिरुचि है। तो सिंपल सी बात है, इसको अपन कौन सी अभिरुचि कहेंगे दोस्तों, प्रकट अभिरुचि कहेंगे। एक आती है आपकी आविष्कारिका अभिरुचि। भाई कौन सी आती है दोस्तों, आविष्कारिका अभिरुचि। आविष्कारिका अभिरुचि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैज्ञानिक विधियां होती हैं। अभिरुचि पता लगाने की, अभिरुचि मापने की विधियां होती है। जैसे हम मूल्यांकन में पढ़ते हैं ना, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, है ना, रैंकिंग मेथड्स, है ना, आपके इंटरव्यूज, ये जो विधियां होती हैं ये सारी की सारी अभिरुचि मापने की विधियां भी कहलाती है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा ये भी। तो उन विधियों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि बच्चे के किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है। बालक स्वयं बता रहा है तो व्यक्त भी, है ना, बालक को देख करके पता चलता है तो प्रकट। आप अपनी विधियों के द्वारा पता लगा रहे हो कि बालक का इंटरेस्ट, तो वो कौन सा कहलाएगा, आविष्कारिका अभिरुचि। तो ध्यान रखना, तो शिक्षक विधियों से पता लगाता है आविष्कारिका, बालक के व्यवहार को देख करके पता चल रहा है प्रकट, बालक खुद बता रहा है तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्त। और यहां पे आपको ध्यान रखना, अवदान और अभिरुचि का आपस में क्या होता है दोस्तों, गहरा संबंध होता है। ये ध्यान रखना, ये चीज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अवदान और अभिरुचि का गहरा संबंध होगा, ये आपको ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब अभिरुचि की क्या विशेषताएं होंगे शैक्षिक में, तो सिंपल सी बात है ना, शिक्षक के कौशल को सुधारा जा सकता है ना, बालक को एक्टिव बनाया जा सकता है, बालक खेल खेल में विषय वस्तु को जल्दी सीख लेते हैं, बालक आनंद से सीखते हैं, बालक में निरस्ताएं नहीं आती है, बालक का वास्तविक विकास हो पाता है, बालक काम को काम की तरह नहीं बल्कि एक उसको खेल की तरह समझता है। ये इंटरेस्ट के ऊपर, किसी व्यक्ति को यदि ऐसा फील्ड मिल जाए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो तो वो उसमें हमेशा मन लगा करके काम करेगा। यदि उसको ऐसा फील्ड मिल जाए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके अंदर उबड़ने लगता है। ये अभिरुचि है दोस्तों कि वो किस काम को पसंद कर रहा है। इसी अभिरुचि या इसी चीज के ऊपर आपके 3 इडियट्स पूरी की पूरी मूवी बना दी, जो मैंने आपको 3 लाइन में सिखाया था ना, ये है ना, अभिरुचि, इंटरेस्ट, इसी इंटरेस्ट के ऊपर आपकी पूरी की पूरी मूवी बनी हुई 3 इडियट्स। मैंने कहा हर मूवी के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल जो होता है, मोरल होता है। तो वहां पे यहां पे जो था वो क्या था, आपका इंटरेस्ट, है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट उसमें आपका अवदान अपने आप लगेगा, जिसमें आपकी अभिरुचि होगी उसके अंदर आपका जो ओरिजिनल डेवलपमेंट जो है दोस्तों होगा। तो यहां पे आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों, ये किसके बारे में ध्यान रखना है आपको, अभिरुचि के बारे में। चलिएगा अपन आगे चलना चाहेंगे, अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अभिरुचि को कौन कौन प्रभावित करते हैं, बच्चों का वातावरण प्रभावित करता है, उनके अभिभावक, उनकी मित्र मंडली, विद्यालय का वातावरण, ये सबको अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। तो समय समय पे इंटरेस्ट के अंदर बदलाव होता जाता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारे अंदर क्या होती है दोस्तों, अभिरुचि विकसित होती है। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, तो चलो मनोवृत्ति पढ़ा देता हूं, फिर आपको इस चीज को बताता हूं ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एक शब्द और आता है दोस्तों, मनोवृत्ति। ये क्या चीज है, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का अर्थ हम सब सिंपल सी भाषा में रख सकते हैं, धारणा। क्या रख सकते हैं दोस्तों, धारणा। ये कोई उद्दीपक है, इस उद्दीपक के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी है। 2 प्रकार की हो सकती है मनोवृत्ति, एक तो कैसी हो सकती है, आपके प्रतिकूल हो सकती है, और एक कौन सी हो सकती है दोस्तों, अनुकूल। यानी एक तो उससे जुड़ी हुई हो सकती है और एक उसके क्या हो सकती है, विपरीत हो सकती है। प्रतिकूल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, अनुकूल भी हो सकती है। ये आपकी धारणा है। गणित समझने को आप सरल भी मान सकते हो, गणित को आप कठिन भी मानते हो। कठिन मान रहे हो तब भी आपकी मनोवृत्ति है, सरल मान रहे हो तब भी आपकी क्या है, ये मनोवृत्ति है। तो मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी उद्दीपक के प्रति प्राणी का प्रतिकूल और
अनुकूल विमा को हम क्या कह सकते हैं, मनोवृत्ति कह सकते हैं। कि वो किसी विषय वस्तु के बारे में कैसी धारणाएं रखता है, इसको अपन क्या कहेंगे, मनोवृत्ति कहेंगे। ये मनोवृत्ति के बारे में याद रखना है। अभिप्रेरणा मैंने पूरी की पूरी आपको पढ़ा रखी है। एक शब्द और आता है आपके अभिक्षमता। तो ये सिंपल सा शब्द है अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है, अभिक्षमता। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी काम को करने का पावर जो है दोस्तों वो अलग अलग होता है, उसे अपन अभिक्षमता कहेंगे। यहां पे आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैं यहां पे चीज दो तीन कथन आपको बता देता हूं कि देखिएगा, बालक की जिसमें अभिरुचि है क्या उसमें अवदान भी अधिक होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अवदान अधिक होगा। तो बिल्कुल यहां पे कथन आपका क्या हो जाएगा, सही। कि किसी चीज में यदि उसकी अभिरुचि है तो यह तय है कि बालक का उस काम में ध्यान लगेगा। लेकिन इसको उल्टा कर लेते हैं अपन कि बालक यदि किसी चीज में अवदान लगा रहा है तो क्या यह उसकी अभिरुचि है, तो यहां पे उत्तर आएगा कि हो सकती है। 100% हम इसको सही नहीं कह सकते भाई, क्या कहेंगे, हो सकती है। कारण क्या होता है कि कभी कभी हम उन चीजों में ध्यान लगा देते हैं जिसमें अपनी अभिरुचि, जैसे सिंपल सी बात है, आप विद्यालय से घर आ रहे हो, कोई जैसे भी गड्ढा खोद रही है, आप उसको 10 मिनट तक देखने लग गए हो, तो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, नहीं, लग गया अवदान, लग गया तो लग गया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी के ऊपर आप अवदान लगा रहे हो तो इसमें हाँ या ना संभावित उत्तर होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था उदाहरण देकर के, आप लड़की को देख रहे हो, अवदान लगा रहे हो, मतलब आपकी क्या है, अभिरुचि है, तभी लगा रहे हो। लेकिन ये लाइन यदि आपको ऐसे पूछ ले कि किसी भी काम में अवदान लगा रहा है, इसका मतलब उसमें उसकी अभिरुचि होगी, तो सही उत्तर हो सकती है। ये नहीं कह सकते हैं कि 100% उसकी अभिरुचि होगी। कभी कभी क्या होता है, ये खाली अपवाद स्वरूप होता है। वैसे तो सत्य है कि अवदान अभिरुचि दोनों अपोजिट चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा ध्यान उन कामों में भी चला जाता है जिनमें अपना इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे माता पिता के डर से पढ़ना, बालक पढ़ रहा है तो बालक पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अवदान लगा रहा है पढ़े में, तो उसका इंटरेस्ट से लगा रहा है, नहीं, पेरेंट्स का दबाव है तभी वो उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं दोस्तों, अवदान लगा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण, वो लड़की को देख रहा है तो ठीक है, अभिरुचि से देख रहा है, बिल्कुल सही। घर वालों ने ये भी तो परेशान किया हो कि नहीं, इसी में से किसी को ढूंढ के लेके आना, उसी के साथ शादी होगी, तो हो सकता है दबाव के कारण भी बच्चा क्या कर रहा हो, देख रहा हो, दोनों चीजें हो सकती है। तो ध्यान रखना कि अभिरुचि है तो अवदान लगेगा, लेकिन अवदान लगा रहा है तो क्या अभिरुचि लगेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अभिरुचि और मनोवृत्ति दोनों साथ साथ चलती है, बिल्कुल साथ साथ चलती है दोस्तों। जिस विषय में आपकी अभिरुचि होगी उसके प्रति आपकी मनोवृत्ति जो होगी वो अनुकूल होगी, और जिस विषय के प्रति आपकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होगी उस विषय में आपकी अभिरुचि भी नहीं होगी। तो अभिरुचि और मनोवृत्ति क्या चलती है, साथ चलती है। तो मैंने आपको ये तुलनात्मक करके भी इन चीजों को क्या कर दिया है दोस्तों, समझा दिया है। तो मेरे हिसाब से अब आपके अवदान, अभिरुचि, मनोवृत्ति या अभिक्षमता को लेकर के यदि कोई प्रश्न आ जाता है प्रैक्टिकली, तो इस क्लास के माध्यम से आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हो। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये टॉपिक बार बार मुझे पूछते, सर ये अभिरुचि मनोवृत्ति नहीं समझ में आ रही है ना, कभी अभिक्षमता ये समझ में नहीं आ रही है, कि अवदान क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा अवदान होता है पता नहीं चल रहा है। तो मैंने इस क्लास के माध्यम से आपके ये सारे कंसेप्ट क्या करवा दिए हैं दोस्तों, क्लियर करवा दिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर किसी क्लास के साथ में आपको मिलेंगे। मेरी क्लासेस आजकल अपलोडेड होती है, तो सूचना के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नीचे टेलीग्राम की लिंक, ये जो चैनल का जो नाम है यूट्यूब का, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और क्लास की जानकारी और पीडीएफ पास से आप उपलब्ध कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।